बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राजा आमिर अब्बास एडवोकेट। आज हम समझेंगे कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर मौजूद आर्डर 1 को, यानी कि मजमूए ज़ाब्ता दीवानी 1908 के अंदर मौजूद आर्डर 1 को आज हम समझेंगे। आर्डर 1 जो है वो डील करता है पार्टीज टू सूट्स पर। ये इसके ऊपर भी डील करता है कि कोर्ट कब किसी पार्टी का नाम जो है, जो सूट के अंदर पार्टी बना हुआ है, उसका नाम हटा दे या उसको सब्स्टिट्यूट कर दे या उसके अंदर एडिशन कर दे या उसको स्ट्राइक ऑफ कर दे। ये अलग अलग पॉइंट के ऊपर डील करता है, लिहाजा हम अलग अलग पॉइंट पे वीडियो बनाएंगे ताकि आपके दिमाग में ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, आपको ये अच्छी तरह याद हो जाए। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त पहुँचती रहे। ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज के ऊपर भी ये डील करता है। ये रिप्रेजेंटेटिव सूट के ऊपर भी डील करता है कि कहीं पे बहुत सारे अफराद को कोई एक फर्द रिप्रेजेंट करे, यानी कि एक ही शख्स अपने बिहाफ पे और लोगों के बिहाफ पे मुकदमा दायर करे। ये ज्वाइंडर मिस ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज, प्रॉपर पार्टीज, नेसेसरी पार्टीज के ऊपर भी डील करता है। ये आर्डर 1 जो है ये कई पॉइंट्स के ऊपर डील करता है, कई ऐसे पॉइंट्स पर डील करता है जिन पे एक सेपरेट वीडियो बनाकर उन पे बात की जा सकती है। इनके जो मेन पॉइंट हैं वो हम एक एक वीडियो में कवर करते रहेंगे ताकि ये आपको पूरी तरह क्लियर हो जाए। ये जो आर्डर 1 है ये बहुत से पॉइंट्स पे डील करता है। ये किन किन पॉइंट्स पे डील करता है? जैसे सबसे पहले ये डील करता है ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज पर, यानी किसी भी मुकदमे के अंदर कौन कौन पार्टीज होंगी, कौन दो पार्टीज एक साथ मिलकर मुकदमा कर सकती हैं और कहाँ पे किन दो डिफेंडर्स को मिलाकर उनके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है, यानी कि किन दो मुद्दा अलहम को मिलाकर उनके खिलाफ मुकदमा किया जा सकता है। सबसे पहले हम आर्डर 1 को समझते हैं और इसको प्रैक्टिकली समझेंगे कि इसका इस्तेमाल कब होता है ताकि इसकी पिक्चर अच्छी तरीके से हमारे ज़हन में बैठ जाए और ये हमें समझ आ जाए। देखें, समटाइम्स बहुत से ऐसे मामलात बन जाते हैं कि हमें ये समझ नहीं आता कि क्या हम यहाँ पे अकेले अपनी तरफ से मुकदमा दायर करें या सब की तरफ से मुकदमा दायर करें, और सामने वाले के खिलाफ क्या एक शख्स के खिलाफ मुकदमा दायर करें या उन दोनों अफराद के खिलाफ या तीनों अफराद के खिलाफ मुकदमा दायर करें। तो इस तरह के केसेस में आर्डर 1 का रूल 1, 2, 3, 4, 5 इन सब के जवाब देता है। मिसाल के तौर पर आपने और आपके किसी फ्रेंड ने दोनों मिलकर कुछ ऐसा गलत किया कि कॉलेज की अथॉरिटी ने आप दोनों को सस्पेंड कर दिया। तो ऐसी सूरत में जब आप कॉलेज की अथॉरिटी के खिलाफ मुकदमा करेंगे तो क्या आप दोनों इकट्ठा मुकदमा करेंगे या आपका दोस्त अलहदा मुकदमा करेगा और आप अलहदा मुकदमा करेंगे? तो इसका रूल 1 जो है वो बताता है कि कब प्लेंटिफ्स जो हैं वो एक साथ मिलके एक ही मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन ये किस सूरत में करेंगे? ये उसी सूरत में करेंगे जब किसी सेम एक्ट या सेम ट्रांजैक्शन से कोई मामला जुड़ा हो या फिर किसी सेम सीरीज ऑफ एक्ट्स या सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन से कोई मामला जुड़ा हो। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया है कि आपने और आपके दोस्त ने साथ मिलकर कुछ ऐसा गलत कर दिया कि कॉलेज की अथॉरिटी ने आप दोनों को सस्पेंड कर दिया। आप दोनों ने साथ में मिलकर ऐसा किया है, तो इसकी पहली कंडीशन है जो सेम एक्ट सेम ट्रांजैक्शन में हुई हो। दूसरी कंडीशन इसकी ये है कि अगर आप और आपका दोस्त दोनों अलग अलग मुकदमा करेंगे कॉलेज की अथॉरिटी के खिलाफ तो कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ राइज हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके दोस्त ने कोई मुकदमा किया तो वो भी वही सबूत ला के दे रहा है जो आप सबूत ला के दे रहे हैं। दोनों दावाजात के मामले में सेम फैक्ट्स का सवाल उठ रहा है, सेम लॉ का सवाल उठ रहा है, तो यहाँ पे आप दोनों मिलकर एक ही दावा कॉलेज की अथॉरिटी के खिलाफ करेंगे। तो इस चीज़ के ऊपर आर्डर 1 जो है ये डील करता है, जो इसके अंदर मौजूद रूल 1, रूल 2, रूल 3 बताते हैं। अब इसको एक और मिसाल के जरिए भी समझा जा सकता है। सपोज कि मैंने आप दोनों के साथ मिलकर एक कॉन्ट्रैक्ट किया है कि आप दोनों मेरा एक काम कर दें, अगर आप दोनों मिलके वो मेरा एक काम कर देते हैं तो मैं आपको इतनी रकम दूंगा। वो जो रकम मैं आपको दूंगा वो आप दोनों की होगी, वो आपस में आप लोग बांटें या उसको जैसे मर्जी इस्तेमाल करें, ये आपके ऊपर होगा। मेरा काम होने पर मैं आपको रकम देने का पाबंद हूँगा। अब जब आपने मेरा वो काम कर दिया तो मैंने उस कॉन्ट्रैक्ट को ही ख़त्म कर दिया और पैसे आपको नहीं दिए, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट को मैंने ब्रीच कर दिया। अब यहाँ पे आपने देखना है कि यहाँ पे जो मामला निकल के आ रहा है क्या वो एक ही एक्ट
वो एक ही ट्रांजैक्शन से निकल कर आ रहा है, यहाँ अलग-अलग एक्ट्स और अलग-अलग ट्रांजैक्शन से निकल कर आ रहा है, तो आपको ये फौरी तौर पर समझ आ जाएगा कि ये एक ही एक्ट और एक ही ट्रांजैक्शन से निकल कर आ रहा है, क्योंकि मैंने आप दोनों से ही कॉन्ट्रैक्ट किया था और दोनों को ही काम होने पर रकम देने का वादा किया था। लिहाजा इसमें पहली कंडीशन पूरी होगी। और दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप लोग अलग-अलग मुकदमा मेरे खिलाफ करेंगे तो आप दोनों को सेम ही प्रूफ मेरे खिलाफ देना होगा, तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और क्वेश्चन ऑफ लॉ सेम ही राइज हो जाएगा। लिहाजा इसी सूरत हाल में आप दोनों मिलकर मेरे खिलाफ एक ही मुकदमा कर सकते हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर मैं एक जगह आपको और आपके दोस्त को मिलता हूँ जहाँ पे और अफराद भी होते हैं और उन सब के सामने मैं आप और आपके दोस्त से बदतमीजी करने लग पड़ता हूँ। हो सकता है मैं आपको और आपके दोस्त को तमाम अफराद के सामने गाली देने लग पड़ूं। तो ऐसी सूरत हाल में आप और आपका दोस्त दोनों मिलकर मेरे खिलाफ एक ही मुकदमा कर सकते हैं। ये हो जाएगा जॉइंडर ऑफ प्लेंटिफ। यहाँ पे आप और आपका दोस्त मिलकर मेरे खिलाफ मुकदमा कर रहे हैं। या फिर इस तरह भी हो सकता है कि मैं और मेरा दोस्त मिलकर आपके पास आते हैं और आपसे बहुत ज्यादा बदतमीजी करने लग पड़ते हैं, आपको हो सकता है गालियां भी देने लग पड़े। तो ऐसी सूरत में आप मेरे और मेरे दोस्त के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। तो ये जॉइंडर ऑफ डिफेंडेंट्स हो जाएगा। तो आर्टिकल 1 का रूल 1, 2, 3 इसी के ऊपर डील करता है। ये इसी के ऊपर डील करता है कि कौन कौन किसी मुकदमे के अंदर मुदियान होंगे या मुदालेहम होंगे। इसको हम एक और मिसाल से समझ लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई जायदाद के मुश्तरका हिस्सेदारान हैं और कोई शख्स इन हिस्सेदारान को धोखा देकर या किसी और तरीके से या महकमा माल से मिलकर उनकी जायदाद अपने नाम लगवा लेता है। तो ऐसी सूरत हाल में जो जायदाद के हिस्सेदारान हैं वो उस शख्स के खिलाफ एक ही केस दायर करेंगे। ये हो जाएगा ज्वाइंट एज प्लेंटिफ। इसी मिसाल को अब हम इस तरह समझ लेते हैं कि कोई जायदाद मेरे नाम है और कोई दो अफराद मिलकर मुझे धोखा देकर मेरी जायदाद अपने नाम लगवा लेते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मैं उन दोनों अफराद को डिफेंस रखकर उनके खिलाफ एक ही दावा दायर करूंगा। तो ये हो जाएगा ज्वाइंट एज डिफेंडेंट्स। अब हम बेयर एक्ट के अंदर मौजूद इसकी लैंग्वेज देख लेते हैं। आर्टिकल 1 रूल 1 में लिखा गया है, ऑल पर्सन्स मे बी ज्वाइंट इन वन सूट एज प्लेंटिफ्स, यानी कि तमाम अफराद मिलकर किसी एक ही मुकदमे में एज ए प्लेंटिफ्स एज ए मुदियान शामिल हो सकते हैं। in whom any right to relief in respect of are arising out of the same act or transaction or series of acts or transactions is alleged to exist, whether jointly, severally, or in the alternative where, if such persons brought separate suits, any common question of law or fact would arise. वही दो शर्तें जो मैंने आपको बताई हैं कि अगर कोई ऐसा मामला हुआ है जो किसी सेम एक्ट या ट्रांजैक्शन से जुड़ा हुआ हो और उसमें अगर मुदियान अलग-अलग मुकदमा करेंगे तो उसमें कॉमन क्वेश्चन ऑफ लॉ और कॉमन क्वेश्चन ऑफ फैक्ट अराइज होगा। तो ऐसी सूरत हाल में दो लोग एज ए प्लेंटिफ शामिल हो सकते हैं। ये दो लोग भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। ये तमाम मिलके एक ही दावा में मुदियान बन सकते हैं। इसमें एक चीज का खास तौर पे ख्याल रखना है कि सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन का होना बहुत जरूरी है। जैसा कि इस वीडियो में मैंने आपको मिसाल दे चुका हूं कि मैंने आपको और आपके दोस्त को कोई काम बोला कि अगर वो ये काम कर देंगे तो मैं उनको इतनी रकम दूंगा। तो ऐसी सूरत हाल में तो आप दोनों मिलकर मेरे खिलाफ एक ही केस दायर करेंगे। देखिए, अगर मैं आपके साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि तुम मेरा फलां काम करो, मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा, और आपके दोस्त के साथ एक अलग कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ कि तुम मेरा फलां काम करोगे तो मैं तुम्हें इतनी रकम दूंगा, तो ऐसी सूरत हाल में आपके साथ और आपके दोस्त के साथ मेरा अलग कॉन्ट्रैक्ट है। अब अगर यहाँ पे मैं कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता हूँ तो आप दोनों मिलकर मेरे खिलाफ एक ही केस में मुदियान नहीं बन सकते, क्योंकि यहाँ पे सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन से मामला अराइज नहीं हो रहा। हमने रूल 1 को समझ लिया है, अब हम रूल 2 को समझते हैं। रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 कहता है, पावर ऑफ कोर्ट टू ऑर्डर सेपरेट ट्रायल्स where it appears to the court that any joinder of plaintiffs may embarrass or delay the trial of the suit। यानी कि जहाँ पे कोर्ट को ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जो मुदियान हैं ये दोनों मिलके कोई ऐसा मुकदमा कर रहे हैं जो कि कोर्ट के ट्रायल में ताखीर का बायस बन रहा है, या कोर्ट को ट्रायल में कंफ्यूजन पैदा हो,
कोर्ट में पुट द प्लेंटिफ्स टू देयर इलेक्शन। तो ऐसी सूरत में कोर्ट प्लेंटिफ्स को इलेक्शन के लिए पुट कर सकता है कि क्या तुम ये सूट अकेले करना चाहोगे या इकट्ठे मिलके करना चाहोगे, या कोर्ट खुद भी सेपरेट ट्रायल्स के लिए ऑर्डर कर सकता है, और मेक सच अदर ऑर्डर एज मे बी एक्सपीडिएंट, यानी कि कोर्ट कोई ऐसा ऑर्डर भी कर सकती है जिसको वो मुनासिब समझे। इसके बाद आ जाता है रूल 3, हु मे बी ज्वाइंड एज डिफेंडेंट्स, यानी कि सेम वही कंडीशन जो प्लेंटिफ्स के लिए थी वही डिफेंडर्स के लिए है। तो इसके अंदर मेरा ख्याल है आपको बताने की जरूरत नहीं, मैं ऑलरेडी आपको मिसालों के जरिए इसको समझा चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको कहा था कि मैं और मेरा दोस्त आपके पास आते हैं और तमाम अफराद के सामने आपको गालियाँ देने लग पड़ते हैं, आपसे बदतमीजी करते हैं। तो ऐसी सूरत में आप जब केस दायर करेंगे तो आप हम दोनों के खिलाफ एक ही केस दायर करेंगे और हमें आप ज्वाइंट एज डिफेंडर्स करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो मुकदमा दायर करने के लिए मामला बन रहा है वो सेम एक्ट और सेम ट्रांजैक्शन से बन रहा है कि हम दोनों आपके घर गए, आपसे बदतमीजी की, तो वही सेम शर्त इस पर भी लागू होगी कि कौन कौन से अफराद के खिलाफ एक ही मुकदमा दायर किया जा सकता है। अब इसका रूल 4 हम पढ़ लेते हैं। रूल 4 के मुताबिक कोर्ट में गिव जजमेंट फॉर और अगेंस्ट वन और मोर ऑफ द ज्वाइंट पार्टीज। अब रूल 4 क्या कह रहा है कि जहां पे एक से ज्यादा अफराद मिलकर मुकदमा दायर कर रहे हैं या फिर जहां पे एक या ज्यादा अफराद के खिलाफ एक ही मुकदमा दायर हो रहा है तो कोर्ट बाउंड नहीं है कि एक ही बात की सब के अगेंस्ट जजमेंट दे दे। ऐसी सूरत हाल में ऐसा भी हो सकता है कि कोर्ट किसी एक ही प्लेंटिफ या एक से ज्यादा प्लेंटिफ के हक में जजमेंट दे दे, या फिर किसी एक डिफेंडेंट या एक से ज्यादा डिफेंडेंट के खिलाफ जजमेंट दे दे। ऑर्डर 1 रूल 5, डिफेंडेंट नीड नॉट टू बी इंटरेस्टेड इन ऑल द रिलीफ क्लेम्ड, यानी कि ये जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग आप डिफेंडेंट्स बनाएं और उनके खिलाफ आप कोई रिलीफ क्लेम कर रहे हो और वो डिफेंडेंट्स उसमें इंटरेस्टेड भी हों, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है आपने किसी बंदे के खिलाफ कोई रिलीफ सीख किया हो सकता है वो बंदा उस रिलीफ के अगेंस्ट ना जा सकता हो और ना ही उसका कोई मफाद उसमें वाबस्ता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस बंदे के खिलाफ आपने रिलीफ क्लेम किया हो वो उसमें इंटरेस्टेड भी हो। आप इसको इस मिसाल के जरिए ले सकते हैं कि जो रिलीफ आप अदालत से मांग रहे हैं उस रिलीफ पर जितने भी डिफेंडर्स हैं उनमें से कोई एक डिफेंडर या दो डिफेंडर उस पर इंटरेस्टेड ना हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस मुकदमे का रिलीफ आपको मतलूब हो वो डिफेंडेंट को भी मतलूब हो या उनके मफादात के अगेंस्ट हो, या अगर उनके मफादात के अगेंस्ट नहीं है तो जाहिर बात है वो उसमें इंटरेस्ट भी नहीं रखेंगे। इसके बाद आ जाता है रूल 6। रूल 6 के मुताबिक ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज लायबल ऑन सेम कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल के तौर पर अगर किसी शख्स का कोई हक तलफ होता है तो वो किसी मुकदमे में आकर पार्टी बन सकता है। अब ये उसकी ऑप्शन है कि वो उस मुकदमे में मुद्दई बने या मुद्दा अलैह बने। अगर उसका हक तलफ हो रहा है और वो देखता है कि ये सेम कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक केस दायर हुआ है तो वो उसमें मुद्दई बन सकता है। अगर उससे किसी हक की बाबत कोई चीज मांगी जा रही है तो वो उस मुकदमे में जाके मुद्दई बन सकता है। ये उसकी अपनी मर्जी है कि वो मुद्दई बने या मुद्दई बने, ये उसकी अपनी स्वाबदीद है कि वो कौन सी पार्टी में शामिल होना चाहता है। तो रूल 6 के मुताबिक जब किसी मुआहदे की खिलाफ वर्जी होती है तो कोई बंदा चाहे तो वो उसमें अपने मुफाद के मुताबिक मुद्दई बने या मुद्दई बने, ये उस पर डिपेंड करता है। रूल 7 When plaintiff in doubt from whom redress is to be sought। जैसे मिसाल के तौर पर आप रोड पे खड़े हैं और मेरे दोस्त की गलती की वजह से आपको चोट लग जाती है, तो आपको समझ नहीं आ रही कि आप मेरे खिलाफ केस दायर करेंगे या मेरे दोस्त के खिलाफ केस दायर करेंगे। तो ऐसी सूरत हाल में जब आपको समझ ना आए कि किसके खिलाफ केस दायर करना चाहिए तो आप हम दोनों के खिलाफ केस दायर कर सकते हैं। इस वीडियो में हमारा ऑर्डर 1 रूल 1 2 3 4 5 6 और 7 कंप्लीट हो गया है। देखें ऑर्डर 1 के अंदर ज्वाइंडर ऑफ पार्टीज को अलग पूछा जाता है और रिप्रेजेंटेटिव पार्टीज को अलग पूछा जाता है। रिप्रेजेंटेटिव सूट पे एक अलग क्वेश्चन बनता है जो कि इसके ऑर्डर 1 रूल 8 पर मौजूद है। व्यूअर्स वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।